Hi investors, welcome to SOIC. In today's session, we'll be learning how to spot mega themes and mega themes के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे डेटा सेंटर्स का करेंगे ट्रांसमिशन थीम का करेंगे देन वील बी डिस्कसिंग द थीम ऑफ कॉम्पोजिट सिलेंडर्स कॉम्पोजिट मटेरियल का थीम का डिस्कशन करेंगे देन हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ट्रेंड कैसे चल रहा है उसका डिस्कशन करेंगे एंड हेल्थ केयर थीम की बात करेंगे एंड इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे एक इंटरनेशनल बिजनेस की भी केस स्टडी करेंगे. If you're excited for this session, make sure that you smash the like button and just drop a hell yes in the comment section that you're excited for this session. Okay, this session, make sure that you smash the like button and just drop a hell yes in the comment section. With this, let's start. Right? तो फर्स्ट थिंग हम करते हैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर से स्टार्ट करते हैं कि नथिंग इन दिस प्रेजेंटेशन इज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन. आई विल गिव यू अ 5 पॉइंट फ्रेमवर्क जिससे यूज करके आप किसी भी थीम को इंडिपेंडेंटली खुद भी एनालाइज कर सकते हैं. एंड एनालिसिस के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, हम फंडामेंटल्स देखेंगे, टेक्निकल्स देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट थीम्स में कहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ रही है वो सारी चीज़ें देखेंगे. राइट. एंड हम बहुत सारे बिजनेसेस की केस स्टडी करेंगे. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 5 पॉइंटर मेगा थीम फ्रेमवर्क से. व्हाट इज द 5 पॉइंटर मेगा थीम फ्रेमवर्क? पहली चीज सिंपल क्या है कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है, कि उस कंपनी के लिए सेल्स की पोटेंशियल कितनी है. दिस इज समथिंग दैट वी लुक एट. सेकंड चीज हम क्या करेंगे, हम वैल्यू चेन एंड बेनिफिशियरीज की बात करेंगे कि वैल्यू चेन कैसी लगती है एंड वैल्यू चेन में की बेनिफिशियरीज कौन है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर. देन थर्ड थिंग हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपनीज के फाइनेंशियल्स कैसे चल रहे हैं, ग्रोथ रेट्स क्या हैं बिजनेसेस के. देन हम टेक्निकल्स का डिस्कशन करेंगे एंड फाइनली की रिस्क इन द इंडस्ट्री की बात करेंगे. राइट. तो की रिस्क इन द इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री के अंदर रिस्क फैक्टर्स होते हैं. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द डेटा सेंटर एंड द डेटा सेंटर कूलिंग थीम. तो डेटा सेंटर देखते हैं, तो डेटा सेंटर बनते कैसे हैं. तो दिस इज फ्रॉम द यूएस मार्केट, इंडियन मार्केट पे भी आऊंगा. लाइक कि डेटा सेंटर में क्या क्या लगता है. सी डेटा सेंटर इज लाइक, डेटा सेंटर्स में बेसिकली इट्स लाइक अ प्लेस वे जहाँ पे सर्वर्स पड़े होते हैं एंड आपका डेटा की स्टोरेज होती है और आजकल डेटा की इन्फ्रेंस भी होती है क्योंकि चैट जीपीटी जैसी चीज़ आने लग गई है. तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, डेटा सेंटर्स में आपको सर्वर्स चाहिए होंगे एंड सर्वर्स कौन प्रोवाइड करता है, कंपनीज लाइक डेल. राइट. देन आपको बिकॉज पूरे दिन सर्वर चल रहे हैं, पूरे दिन चिप्स चल रही है, तो व्हाट विल हैपन कि बहुत ज़्यादा हीट पैदा हो जाती है बिकॉज इट बिकम्स वेरी हॉट इनसाइड. सो व्हाट यू नीड अ कूलिंग सिस्टम. तो कूलिंग टावर्स होते हैं. राइट. देन अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो नीड लिक्विड कूलिंग. तो कंपनीज क्या करती हैं, या तो लाइक बेसिकली थर्मल कूलिंग सिस्टम यूज करती है, दैट इज कि एयर कंडीशनर्स लगा दिए. दूसरा क्या होता है कि लिक्विड कूलिंग सिस्टम होता है कि देयर इज अ लिक्विड विच इज सेंट टू द चिप्स टू कूल देम ऑफ. राइट. सो देयर कंपनीज लाइक वर्ल्टिव आर द वर्ल्ड मार्केट लीडर्स. थर्मल कूलिंग के अंदर इंडिया के अंदर देर आर मल्टीपल कंपनीज, चाहे वो ब्लू स्टार हो गया, चाहे वो आपका अभी लाइक केयर एंड हीट एक्सचेंजर करके कंपनी हीट एक्सचेंजर वहाँ पे प्रोवाइड करती है. राइट. देन लिक्विड कूलिंग में इंडिया के अंदर अपार इंडस्ट्रीज ने अभी रिसेंटली बेसिकली अपना एक लाइक जस्ट अपना एक प्रोडक्ट बनाया लिक्विड कूलिंग के लिए. इट इज येट टू बी सीन कि हाउ इट टेक्स ऑफ. But generally, world market leader Vertiv है all across the world, and that is one of the businesses that has dominant share over there. देन अगर हम देखते हैं यूपीएस में कौन कौन है, तो यूपीएस में देर आर कंपनीज लाइक स्नाइडर, वर्टिव एंड ईटॉन. तो ईटॉन इज वन ऑफ द अगेन वर्ल्ड मार्केट लीडर्स इन दिस. स्नाइडर भी यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं. देन कंपनी स्विच गियर के अंदर है, तो जिसमें स्नाइडर, एबीबी, वर्टिव और ईटॉन है. इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज है स्विच गियर में. सीजी पावर है स्विच गियर के अंदर, सैल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स है स्विच गियर के अंदर, स्नाइडर भी स्विच गियर्स के अंदर है. राइट. देन देर आर कंपनीज जो जनरेटर्स बनाती हैं, कैटरपिलर, रोल्स रॉयस और कमिंस. इंडिया में कमिंस और किर्लोस्कर ऑयल है मेजरली जो डेटा सेंटर के जेन सेट्स में, जिसमें कमिंस इज द मार्केट लीडर. किर्लोस्कर ऑयल ने रिसेंटली जेन सेट्स लॉन्च करे डेटा सेंटर्स के लिए. एंड कमिंस का 7 to 8% ऑफ इट सेल्स कम फ्रॉम बेसिकली डेटा सेंटर्स एट द मोमेंट. राइट. तो अपार्ट फ्रॉम दिस कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज भी यहाँ पे होती है, तो जैसे यूएस के अंदर टर्नर, होल्डर और HIITT है. सिमिलरली इंडिया के अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं जो भी टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग है जो डेटा सेंटर की ईपीसी के अंदर है. देन अनलिस्टेड साइड में बहुत सारी, आई थिंक एक कंपनी का भी आईपीओ भी आ रहा है शायद से, विक्रांत इंजीनियरिंग नाम है उसका. अनलिस्टेड में 4-5 कंपनीज हैं जो डेटा सेंटर की ईपीसी के अंदर काम करती है. इट बेसिकली आपको ईपीसी सर्विसेज चाहिए डेटा सेंटर की, दैट इज व्हाट दीज कंपनीज आर डूइंग. देन देयर आर कंपनीज लाइक अनंतराज एज वेल. तो अनंतराज क्या करती है, दे ओन द डेटा सेंटर एंड देन दे लीज आउट द स्पेस, देन दे लीज आउट द रैक्स. बेसिकली इट्स एन एसेट ओनरशिप बिजनेस मॉडल जहाँ पे return on equity or return on capital employed is capped at 10 to 12% types because you are owning the asset. It's like a rental business model. डेटा सेंटर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है? सर्वर्स आर 62%, नेटवर्किंग इज 9%, स्टोरेज इज 3%. राइट. एंड जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल का काम है दैट इज 7%. तो इलेक्ट्रिकल में केबल एंड वायर और ये सब आ जाते हैं जो हम MEIS का काम कहते हैं.
एंड सबस्टेशन बनाने का काम कहते हैं डेटा सेंटर के पास। तो इसमें क्या है कि इसमें जो आपकी केबल एंड वायर वाली कंपनीज हैं उनका यहाँ पे बहुत यूसेज आ जाता है, जो इलेक्ट्रिकल के अंदर काम कर रही है। इंडिया में डेटा सेंटर जो मार्केट है वो कैसे ग्रो कर रही है, एंड एक्चुअली में वर्ल्ड वाइड वाई दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग फास्ट, तो वो भी हम एक बार डिस्कशन करते हैं कि इंडिया में जो डेटा सेंटर मार्केट है इट इज ग्रोइंग एट अ केगर ऑफ 28%, एंड लास्ट 4 years में इंडस्ट्री हैज डबल्ड। एंड ऐसा क्या हो रहा है कि वाई दिस इंडस्ट्री हैज बीन ग्रोइंग, देयर आर टू रीजंस वाई दिस इज हैपनिंग। द फर्स्ट रीजन इज बिकॉज ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो 2022 में दिस एक्ट केम इन टू बीइंग। नाउ दिस एक्ट बेसिकली सेज कि जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनका डेटा लोकली ही स्टोर होना चाहिए। दिस इज व्हाट इज गिविंग एन इम्पेटस टू द डेटा सेंटर कंस्ट्रक्शन दैट वी आर सीइंग इन इंडिया, कि इंडियन सिटीजन्स का डेटा बाहर नहीं लेके जाना चाहिए। इवन दो इंडिया लाइक वर्ल्ड पॉपुलेशन को काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है, बट इंडिया का आज भी डेटा कुछ सिंगल डिजिट परसेंटेजेस में लोकली स्टोर होता है। तो दिस इज वन थिंग दैट इज हैपनिंग। तो आपने देखा होगा कि विलासन एंड टूब्रो ने E2E को अक्वायर करके एक 10,000 करोड़ के GPU टेंडर में बिड डाली है फॉर लोकलाइजेशन ऑफ डेटा। सिमिलरली RBI इज मैंडेटेड टू लोकली स्टोर डेटा फॉर ऑल BFSI ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज हैं सारी की सारी कंपनीज को बोला गया है कि आप लोकली ही डेटा स्टोर करेंगे इंडिया के अंदर। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज हैपनिंग। बट इंडिया के अंदर तो ये मेगा ट्रे ये टेलमेंट्स हैं, बट ग्लोबली इस इंडस्ट्री की क्या वैल्यू चेन और कौन कौन सी कंपनी कहाँ पे ऑपरेट करती है, राइट। तो दिस इज व्हाट द ग्लोबल वैल्यू चेन लुक्स लाइक एंड दीज आर द ग्लोबल बेनिफिशियरीज। तो पहले हम देखते हैं सेमीकंडक्टर की। देखिए डेटा सेंटर में जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी कंप्यूट की पावर होती है, जो भी आपके जितने भी लाइक LLM मॉडल्स हैं, वो कहाँ पे बेसिकली उनकी प्रोसेसिंग होती है, दैट इज यूजिंग सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स में जो GPUs होते हैं, दैट इज समथिंग दैट इज मेड बाय एनवीडिया, एंड एनवीडिया इज द वर्ल्ड मार्केट लीडर ओवर है। तो एनवीडिया के न्यू जनरेशन चिप्स भी आ रहे हैं अभी, एंड एनवीडिया इज लाइक स्टिल एट 35 टाइम्स PE ऑन अ फॉरवर्ड बेसिस। बट व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि सेमीकंडक्टर्स में देर जो मेमोरी चिप्स है उसमें माइक्रॉन हो गया, सैमसंग हो गया। CPUs में अगेन इंटेल, एनवीडिया और AMD है। तो सेमीकंडक्टर्स में एनवीडिया इज द मोस्ट डोमिनेंट कंपनी विच इज ओवर एयर। देन IT इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, तो जो सर्वर्स, नेटवर्किंग और स्टोरेज का सिस्टम है, तो इसमें डेल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन सर्वर्स और IT सिस्टम। देन नेटवर्किंग के अंदर सिस्को इज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट कंपनीज, एंड स्टोरेज के अंदर अगेन आपका डेल यहाँ पे आता है, राइट, एंड ह्यूलेट पैकार्ड एंटरप्राइज आता है। तो डेल का एक पार्ट ऑफ द बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है अभी इंटरनेशनली, विच इज द डेटा सेंटर बिजनेस, बट एट द सेम टाइम डेल का जो बेसिकली कंप्यूटर वाला बिजनेस है वो भी सफर कर रहा है। देन देर आर कंपनीज विच आर हाइपर स्केलर्स जो कंप्यूट के अंदर है, राइट। तो हाइपर स्केलर्स कौन है? जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है तो वो किस पे होस्ट हो रही है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडिया के अंदर आजकल जो बड़ी बड़ी वेबसाइट है सब AWS पे होस्ट हो रही है। तो कहाँ पे उस वेबसाइट का डेटा स्टोर हो रहा है, दैट इज समथिंग दैट गिव्स यू एन एग्जांपल। तो Amazon वेब सर्विसेज इज द डोमिनेंट वन ओवर देयर। Azure इज ऑल्सो देयर, राइट, जो माइक्रोसॉफ्ट का है, तो माइक्रोसॉफ्ट का Azure भी बहुत अच्छा कर रहा है, एंड गूगल क्लाउड भी है, एंड Oracle भी है। So this is into compute, right? So these are the four hyperscalers which are present, and इनकी कमेंट्री पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है कि वर्ल्ड में डेटा सेंटर केपेक्स कितनी स्पीड पे हो रहा है, राइट, बिकॉज ऑल दीज प्लेयर्स बेनिफिट बिकॉज दीज गाइज आर डूइंग केपेक्स, राइट। Then there are companies which are into like your data centers, like ये ownership में भी हैं। Again, these are integrated business models, so AWS भी यहाँ पे होगा, Oracle भी होगा। Then developers and operators हैं। तो अगर इंडिया में अगर अनंतराज का एग्जाम्पल है, तो अनंतराज इन सब में कुछ भी नहीं है, सीधा डेवलपर एंड ऑपरेटर के अंदर है, बिकॉज दे ओन द डेटा सेंटर एंड दे ऑपरेट द डेटा सेंटर एंड दे लीज आउट द स्पेसेस टू अदर कंपनीज हु नीड इट, राइट। जैसे अगर रेलटेल का एग्जाम्पल है, विच लाइक जो रेलटेल काफ़ी लोकल डेटा सेंटर ऑपरेटर से बेसिकली रैक्स को लीज पे ले रहा है, तो दैट इज एन एग्जांपल कि जो ओनर होएगा उसको डेवलपर एंड ऑपरेटर कहते हैं। तो वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट ओनर इज ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, एंड इंडिया के अंदर भी टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग जो काम कर रहे हैं, दे आर डेवलपिंग एंड दिल बी ऑपरेटिंग द डेटा सेंटर। अगर बाद में सेल करते हैं तो देखा जाएगा, बट अगेन दे आर द डेवलपर्स एंड ऑपरेटर्स एट द मोमेंट। देन एनर्जी के अंदर कौन कौन है? देखिए बिकॉज इट इज़ अ वेरी एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री, सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि डेटा सेंटर की जो इंडस्ट्री है आयरलैंड के अंदर बहुत फोकस्ड है, क्योंकि वहाँ पे टैक्स ब्रेक्स हैं, एंड 18% ऑफ आयरलैंड्स entire energy supply is taken up by data centers, and now they're running out of sources of energy, right? So that is why they have banned new data centers to come into Ireland, even though initially they encouraged it. तो इंडिया के अंदर भी दिस बिल्ड आउट इज सपोज टू हैपन ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, राइट।
तो जब हम रिन्यूएबल्स की बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड जी वेरनोवा है, लाइक नेक्स्ट्रा एनर्जी है, राइट। न्यूक्लियर के अंदर तो न्यूक्लियर इज गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन बिकॉज स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स या जो एसएमआर रिएक्टर्स आ रहे हैं, तो उसमें रेडियंट करके कंपनी है, हीलियॉन एक कंपनी है, वेस्टिंग हाउस करके एक कंपनी है। देन बैटरीज के अंदर टेस्ला इज वन ऑफ देम एंड फॉर्म एनर्जी इज ऑल्सो देयर, एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस में एक्सॉन मोबिल एंड शेवरॉन इज देयर। एंड साथ साथ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट देखते हैं। फाइनली अगर हम कूलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे वर्ल्टिव हो गया, स्नाइडर इलेक्ट्रिक हो गया, जेट कूल हो गया, समर हो गया, आइसियोटोप हो गया, लिक्विड स्टैक हो गया, चिल लाइन करके कंपनीज है। एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में स्नाइडर इलेक्ट्रिक इज द वर्ल्ड मार्केट लीडर इन दिस, एबीबी है, सीमेंस है, जी वेरनोवा है, एंड फाइनली वर्टिव करके कंपनी, एंड ईटॉन भी वन ऑफ द मार्केट लीडर्स इज है। So this is how the globally how the value chain looks like of data centers. Now coming to a very important commentary part is that कि globally ये जो capex हो रहा है डेटा सेंटर का, इसमें आपको क्या ट्रैक करना है? इसमें एक ही चीज ट्रैक करनी है कि जो हाइपर स्केलर्स है, Amazon, गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट, इनका डेटा सेंटर पे या फिर इनका केपेक्स एस्टिमेट किस स्पीड पे बढ़ रहा है, राइट। कि ये कितना केपेक्स कर रहे हैं ऑन एआई एंड डेटा सेंटर, राइट। सो स्पेशली ऑन द लाइक द अबाउट द इंटायर कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स, एंड दिस इज हाउ द इंटायर इंडस्ट्री लुक्स लाइक। किसी सेमीकंडक्टर वाले भी तभी अच्छा करेंगे जब ये लोग ज्यादा केपेक्स करेंगे। इलेक्ट्रिकल कूलिंग वाले भी, जो आपके लिक्विड कूलिंग वाले भी तभी अच्छा करेंगे जब ये लोग ज्यादा केपेक्स अनाउंस कर रहे हैं। एंड ये वर्ल्ड वाइड भी बिल्ड ज्यादा होएगा जब ये लोग ज्यादा केपेक्स अनाउंस कर रहे हैं, बिकॉज दीज फोर कंपनीज और दीज 4-5 कंपनीज आर द मेजर लीड्स इनटू दिस इंडस्ट्री। तो हाइपर स्केलर केपेक्स देखते हैं पोस्ट द एडवेंट ऑफ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारे एलएलएम मॉडल्स आने लगे, उसका कंप्यूट की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई। तो अगर हम यहाँ एग्जांपल देखते हैं तो टोटल हाइपर स्केलर केपेक्स जो है 2023 में 154 बिलियन का था, 2024 में वो 240 बिलियन का हो गया, 56% ग्रोथ है। एंड एज पर देयर अनाउंस्ड प्लान्स नेक्स्ट ईयर ये $301 बिलियन का केपेक्स होएगा, 25% ग्रोथ होगी। एंड 2026 का अगेन इट्स एन एक्सपेक्टेड फोरकास्ट की 12% ग्रोथ आएगी, बट अगेन हो सकता है कि ये केपेक्स अमाउंट और भी बढ़ जाए, क्योंकि एनवीडिया की भी जो न्यू चिप्स आ रही है दे आर मोर एक्सपेंसिव वर्सेस द प्रीवियस वंस। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ द केपेक्स फोरकास्ट इवॉल्व्स, but this is something that one must track if they are looking at into this industry well. तो अब हम चलते हैं लिक्विड कूलिंग की तरफ एंड इंडियन बेनिफिशरीज की तरफ भी हम चलेंगे कि इंडियन प्लेयर्स कौन कौन से इन इंडस्ट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। तो दैट इज समथिंग वी लुक एट, एंड डेटा सेंटर से ही कनेक्टेड एक इंडस्ट्री है दैट इज ट्रांसमिशन इंडस्ट्री, तो उसकी भी बात करेंगे। तो लिक्विड कूलिंग वर्सेज थर्मल कूलिंग। तो लिक्विड कूलिंग क्या है बेसिकली कि यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिकल लिक्विड होता है which is sent to the chips to cool them off because a lot of heat gets generated into data centers. Whereas what is thermal cooling? तो थर्मल कूलिंग है कि जब एयर कंडीशनर्स लगा देते हैं ताकि रूम के टेम्परेचर को आप कंट्रोल कर पाए। तो जो एयर कूलिंग और लिक्विड कूलिंग, अगर आप इन दोनों की मार्केट देखते हैं तो इनकी मार्केट्स में क्या फर्क चल रहा है इस टाइम पे, कि एयर कूलिंग की मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 10% for data centers, whereas liquid cooling की market is expected to grow at 35% CAGR over the next multiple years into this data center industry, right? तो वर्ल्ड मार्केट लीडर इज दिस कंपनी, वर्ल्टिव के नाम से एक कंपनी है जो इस इंडस्ट्री के अंदर वर्ल्ड मार्केट लीडर है। एंड इस अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया में भी कुछ कंपनीज हैं जो इस स्पेस में ऑपरेट कर रही है थर्मल मैनेजमेंट में और डेटा सेंटर्स के अंदर। तो चैलेंजेस क्या आते हैं थर्मल मैनेजमेंट में कि अगेन इट इज like 30 to 40% of power is consumed by air conditioning fans and associated air cooling and handling handlers. 5 to 20% of the power is used by device onboard fans, right? So basically air cooling is extremely power inefficient, consuming 40 to 50% of total facility energy usage. Liquid cooling में क्या फायदा है कि within the data center it is a process of removing heat and is in direct contact with electronics. Variety of liquid immersion technology is available to cool the electronics within the data center, and common denominator for each immersion system is a dielectrical liquid. तो लिक्विड कूलिंग में ये चीज़ है, बट प्लेयर्स कौन कौन से हैं? तो देखिए इस इंडस्ट्री में हैंड्स डाउन वर्टिव इज द मार्केट लीडर। वाई सो? बिकॉज दे आर क्लोजली वर्किंग विद एनवीडिया फॉर चिप कूलिंग सॉल्यूशंस। तो माने एनवीडिया के साथ उनके चिप्स पे ही दे आर मेकिंग कस्टमाइज कूलिंग सॉल्यूशंस। सो अगेन इट्स अ वेरी बिग मोट विच इज डिफिकल्ट टू बीट। आई थिंक स्नाइडर भी इस इंडस्ट्री के अंदर है, तो स्नाइडर ने भी आई थिंक मोबी कूल करके एक कंपनी अक्वायर करी है विच दे आर ऑल्सो इन टू दिस, बट वर्टिव इज डेफिनेटली हैंड्स डाउन द मार्केट लीडर। एंड लिक्विड कूलिंग अभी यूएस के अंदर डोमिनेट कर रही है, एंड लिक्विड कूलिंग यूएस में इट इज एक्सपेक्टेड कि 80% ऑफ जो डेटा सेंटर्स है वो लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज करने लग जाएंगे। इंडिया में कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कूलिंग के अंदर काम कर रहे हैं विच आर कमिंग अप अगेन? यहाँ पे जैसे ब्लू स्टार है, ब्लू स्टार का 6 to 8% ऑफ द रेवेन्यू डेटा सेंटर्स से आता है, राइट। अगेन दे आर वर्किंग इनटू थर्मल कूलिंग सिस्टम्स। देन अपार इंडस्ट्रीज ने यहाँ पे रिसेंटली फुल डेटा सेंटर कूलिंग सोल्यूशन डेवलप करा है,
राइट। तो अगेन कूलिंग सिर्फ कूलिंग का लिक्विड नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑल्सो। सो दे हैव जस्ट रिसेंटली डेवलप्ड द सॉल्यूशन, बट सेल्स आज के डेट में जीरो है, राइट। इट्स द न्यू रिसेंटली डेवलप्ड प्रोडक्ट। Then KRN heat exchanger hai, the stock has been on a rapid rally because again their plans indicate that their profit after tax might grow by 4 to 6 times, but valuations अभी uncomfortable है। Again market correction होती है, तब देखने का time मिलेगा। But KRN heat exchanger is also one of the businesses because they supply tube heat exchangers for data centers, right? तो Schneider जैसी कंपनीज को ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स प्रोवाइड करते हैं विच आर यूज्ड इन डेटा सेंटर्स एट द एंड। एंड फाइनली सविता ऑयल करके एक कंपनी है which is again developed a dielectrical liquid for cooling applications. बट मेजरली अभी ब्लू स्टार में सेल्स में आ रहा है और KRN हीट एक्सचेंजर की सेल्स में आ रहा है। अपार ने नया प्रोडक्ट जस्ट बनाया है, तो विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ द ऑफटेक गोज। एंड सविता ऑयल ने भी नया प्रोडक्ट बनाया है, बट अगेन उनका सर्विसिंग कैसा है वो भी देखना पड़ेगा अभी। बट वर्ल्ड मार्केट लीडर इस इंडस्ट्री में वर्टिव है, एंड वर्टिव का रिसेंटली एक इन्वेस्टर डे हुआ था जहाँ पे इन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक वॉल्यूम ग्रोथ इस इंडस्ट्री में 15% इनके लिए आएगी, एंड दे आर गाइडिंग फॉर 4 to 5% मार्जिन एक्सपेंशन। Stock has rallied a lot in last 2 3 months, right? And I think post a cool off period could be interesting to look at again, because this is an industry which is like a consumable, because आपका reuse भी, and again you have to keep paying the service provider again and again. So it's like made for a penny, sold for $1, and the customer keeps on coming back, right? So this is one of the big players which benefits a lot. But again, forward basis पे I think it's still at 35 40 times PE ratio. So will be interesting to see ki how the company basically grows into it. But abhi recently there has been a rally in the business, right? So need to track it to cool off like no pun intended. और कौन कौन से अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर बिगेस्ट बेनिफिशियरी कौन है। सो बिगेस्ट बेनिफिशियरी इज एनवीडिया एट द मोमेंट, एंड लेट्स सी व्हाई इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज। तो फर्स्ट रीजन देखते हैं कि हाइपर स्केलर्स का केपेक्स 56% ग्रो रहा है। तो हमने फर्स्ट टाइम एनवीडिया को आई थिंक आज से 9 मंथ्स पहले अपनी सेमी कंडक्टर की वीडियो में कवर करा था, एंड वहाँ पे भी हमने देखा था दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, राइट, बिकॉज दे हैव द टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज एज वेल, सो दे हैव अ मोट इन द बिजनेस। इनका इस क्वार्टर में डेटा सेंटर रेवेन्यू हैज ग्रोन बाय 112%। सो रेवेन्यू रीच 30.8 बिलियन ड्रिवन बाय एआई अडॉप्शन एंड हॉपर चिप डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड डायनामिक्स की डिमांड एक्सीड सप्लाई। तो जो सीईओ है ही इज डिस्क्राइबिंग द डिमांड एज स्टैगरिंग। व्हाई सो? बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड इसकी लाइक एनवीडिया चिप्स अपने खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, ये डिजाइन करके ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मैन्युफैक्चर कराते। तो टीएसएमसी के पास अभी कैपेसिटी नहीं है और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, इस वजह से और लोग अभी इस इंडस्ट्री में नहीं आ पा रहे। सो एक्चुअली टीएसएमसी इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस इंटायर डेटा सेंटर बिल्ड, एंड एनवीडिया हैज द चिप्स विच इज बीइंग प्रोवाइडेड, राइट। एंड डिमांड सप्लाई डायनामिक्स में अभी भी डिमांड एक्सीड सप्लाई अ लॉट। साथ साथ there are capacity constraints at TSMC which amplifies NVIDIA's dominance because बाकी players का वो बना ही नहीं पा रहे। तो जो existing players हैं उन्हीं को एक preference मिली हुई है, and still the business trades at 35 times earnings on a forward basis. But biggest risk है NVIDIA के business में, बिगेस्ट रिस्क फैक्टर क्या है कि लाइक 2026 के अंदर केपेक्स बिल्ड अगर नीचे घटता है तो अगेन दिस इज अ कैपिटल इक्विपमेंट टाइप सप्लायर ऑफ चिप्स टू देम, तो वहां पे एक इम्पैक्ट आ सकता है। तो अगेन इनकी न्यू जनरेशन चिप्स का कैसे अडॉप्शन आ रहा है, दैट इज समथिंग वन नीड्स टू कीप ट्रैकिंग, बट स्टिल इट इज एट 35 times P, right? So and for a company which is like a world market leader in this, so will be interesting to see ki how the capex continues, because it's like a sort of like a mini capital good player for the entire build of data centers in the world, and for the entire compute power of AI in the world. This is what Nvidia is at the end. सो दिस इज हाउ वी लुक एट थिंग्स, एंड साथ साथ हम क्या करेंगे कि अब हम डेटा सेंटर से ट्रांसमिशन की तरफ चलेंगे, जिसमें हमें बहुत मेजर बेनिफिशियरीज दिखते हैं, right? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या आएगा कि आपके जो डेटा सेंटर के पीछे वाला पार्ट है, जो पावर का पार्ट है, राइट, तो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट हो रही है, उसको ट्रांसमिट करना पड़ रहा है ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस। तो वहाँ पे लाइकली यहाँ की बेनिफिशरीज कौन कौन से हैं वो उन बिजनेसेस की तरफ चलेंगे, एंड टुवर्ड्स द एंड टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स देखेंगे सारे कंपनीज के, राइट। तो यहाँ पे हम चलते हैं बिफोर गोइंग देयर कि की रिस्क डेटा सेंटर इंडस्ट्री में आज क्या है कि वैल्यूएशन इन्फ्लेटेड हो सकती है। इंडियन बेनिफिशरीज भी हम टुवर्ड्स द एंड देखेंगे सारे। टेक्नोलॉजी फास्ट चेंज हो रही है। एनवीडिया हो सकता है पीक मार्जिन पे हो अगर उनका न्यू प्रोडक्ट पिकअप नहीं करता, दैट इज ब्लैकवेल जो उनका न्यू चिप्स आए हैं। एंड सम इंडियन लिस्टेड कंपनीज आर नॉट इन हाई एंड कटिंग वर्क,
जैसे लोग ब्लैक बॉक्स की बात करते हैं, ऑरियन प्रो की बात करते हैं, दीज आर जस्ट नेटवर्किंग कंपनीज, दीज आर नॉट इन हाई एंड कटिंग वर्क। मतलब ये बहुत हाई एंड कटिंग वर्क नहीं कर रहे। लाइक दीज आर सिंगल डिजिट ईबिटा मार्जिन बिजनेस, या फिर लो, लाइक लो डबल डिजिट ईबिटा मार्जिन बिजनेसेस व्हाट दीज कंपनीज आर डूइंग। देन केबल एंड वायर मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो के हो या अपार हो या पॉलीकैब हो, बट अगेन 2-3% ही एक डेटा सेंटर बिल्ड का केबल एंड वायर के अंदर एक्सपेंडिचर होता है। एंड दीज कंपनीज ऑल्सो मेक लाइक 12-13% EBIT margins in the cable part of the business. Then there are companies डेटा सेंटर के अंदर, जैसे टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करके कंपनी है, पर अगेन वो ईपीसी का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आज कि 40 मेगावाट का डेटा सेंटर लगा रहे हैं, बट एसेट ओनरशिप खुद ले रहे हैं। तो generally asset owners are not good businesses because the ROE and ROC is like depressed. But if they can sell that asset and keep doing EPC for other companies, that is where the real advantage will lie, कि they'll have they'll have an experience of building data centers for other companies, जैसे टेक्नो इलेक्ट्रिक अभी रेलटेल के साथ ऑलरेडी कर रही है, राइट। सो दैट इज समथिंग दैट इज वर्थ अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज दे इंडिया के अंदर बहुत हाई एंड कटिंग वर्क अभी नहीं हो रहा। E2E कंपनी है, बट E2E अभी ऑलरेडी 300 टाइम्स पी रेशियो पे ट्रेड करता है। तो अगेन इट्स इन डेटा सेंटर कंप्यूट, अभी L&T ने उसको अक्वायर करें, दे आर बिडिंग लोकली फॉर प्रोजेक्ट्स। एंड ESDS एक अनलिस्टेड के अंदर कंपनी है, इट इज ऑल्सो इन टू द ओनरशिप ऑफ डेटा सेंटर्स एंड प्रोवाइडिंग कंप्यूट टू STPIs। तो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए बेसिकली कंप्यूट प्रोवाइड कर रही है। So that is also one of the companies that is there in the Indian context. Then Schneider है, राइट, पर Schneider का जो मेजर डेटा सेंटर बिजनेस है वो अनलिस्टेड एंटिटी के अंदर है। फिर ट्रांसफॉर्मर कंपनीज हैं जो सब स्टेशन के अंदर यूज होते हैं डेटा सेंटर्स के, सो दीज आर ट्रांसफॉर्मर कंपनीज, लाइक भारत बिजली है, वोल्टैम करके है, लाइक ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड है। फिर ट्रांसफॉर्मर की वैल्यू चेन में CGRO कोर वाली कंपनीज हैं, जैसे विलास ट्रांसकोर होगी या JB लैमिनेशंस होगी। पर ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री में भी आई थिंक 4-5 क्वार्टर्स डाउन द लाइन एक ह्यूज सप्लाई आ सकती है। So whosoever has an exit strategy in place, only they can look at such industries, because again valuations starting पे आज high चल रही है इन businesses के, right? Valuations are not cheap at all. So that is one of the key risks that exist in this industry. Hopefully आप इस key risk को समझ रहे हैं before we go to the transmission sector. Just drop a hell yes in the comments अगर आपको इंडस्ट्री अच्छे से समझ आ रही है, and also make sure that you smash the like button कि आपको देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है, and then we'll also look at things. So NetWeb is also like a distributor of NVIDIA chips, but again I don't understand the valuations. ये जरूरी नहीं है कि कंपनी खराब है, बट मेरे को कुछ कंपनीज का बस वैल्यूएशंस नहीं समझ आता, बिकॉज दे आर बिडेड टू अ लेवल जहाँ से एग्जिट सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एग्जिट पी मल्टीपल हम कैसे सोचें इन कंपनीज का, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, राइट। सो जस्ट टू बिफोर आई गो फॉरवर्ड, ऑल राइट, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द बिजनेसेस देयर। एक और कंपनी है, दिस इज ADSL के नाम से, विच इज अगेन अ सिस्टम इंटीग्रेटर, तो अलाइड डिजिटल सर्विसेज। तो अगेन 30-31 टाइम्स पी रेशियो पे है ये बिजनेस भी आज। एंड रिसेंटली आई थिंक इसमें प्रेफरेंशियल इशू भी हुआ है, तो आई थिंक लाइक रिसेंटली देयर वाज अ प्रेफरेंशियल इशू इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस। एंड दिस इज ऑल्सो बिजनेस वेयर लाइक सो दिस इज ऑल्सो बिजनेस जहाँ पे डेटा सेंटर का जो सिस्टम इंटीग्रेशन का काम है, बट अगेन बहुत बेसिक काम है, राइट। इट्स नॉट समथिंग विच इज वेरी इंटू हाई एंड कटिंग वर्क एज वेल। एंड ऑल्सो दिस कंपनी इज इंटू लाइक बेसिकली साइबर सिक्योरिटी स्पेस के अंदर भी है। एंड पुणे में अभी रिसेंटली दिस कंपनी साइंड अ डील, तो 430 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला था पुणे सेफ सिटी प्रोजेक्ट का, राइट। तो स्मार्ट सिटी ऑफरिंग्स में साइबर सिक्योरिटी के लिए, मतलब दैट ऑल टाइप ऑफ थिंग्स दैट दैट दिस कंपनी डज। एंड अगेन गाइडेंस इस कंपनी की काफ़ी बड़ी है कि 6-7 क्वार्टर्स में हो सकता है 1000 करोड़ का रेवेन्यू पहुंच जाए। बट दिस इज वन ऑफ द बिजनेसेस यू कैन स्टडी इंडिपेंडेंटली, तो आई एम येट टू डू अ डीप डाइव वर्क ऑन इट। But just on the face of it, on the top, looks like these companies are doing very basic work of 10-11% EBIT margin. बट इंडस्ट्री के अंदर टेलविंड्स है, तो स्टोरिफिकेशन होने के बहुत चांस है। बट की रिस्क आपको समझना है कि जो बिगेस्ट मोटेड कंपनीज है डेटा सेंटर की, वो यूएस के अंदर है। इंडिया में अभी हम बहुत बेसिक वर्क वाली कंपनीज है, सिस्टम इंटीग्रेटर वाली टाइप कंपनीज है इंडिया के अंदर, राइट, विच इज़ नॉट अ हाई एंड कटिंग वर्क इन माई ओपिनियन। तो आप एक अमेया करके भी है ट्विटर पे, आप उनसे भी उनका ट्विटर हैंडल ट्रैक कर सकते हैं, तो उनसे बात होती रहती है ऑन एंड ऑफ, राइट। सो अगेन यू कैन रीड सम ऑफ हिज ट्वीट्स, राइट, सो दैट विल गिव यू अ गुड आइडिया कि हाउ दिस इंडस्ट्री लुक्स। But now coming to the transmission sector, because here the tailwinds could be even bigger than what the data center sector is going through. तो ट्रांसमिशन सेक्टर में अभी क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या टेलविंड्स अभी चल रही हैं। तो ट्रांसमिशन सेक्टर में देखते हैं कि addition of 7.4 million transmission lines globally till calendar year 50.
तो बेसिकली इंडस्ट्री 3-4% ग्लोबली ग्रो कर रही है, बट इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इंडिया के अंदर देर इज डिमांड फॉर लाइक HVDC टेक्नोलॉजी, स्मार्ट ग्रिड्स हो गए, एंड नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, नेशनल ग्रिड प्लान, ऑल दीज प्लान्स हैव कम इन टू प्लेस। एंड प्रॉब्लम क्या है कि देखिए आपने रिन्यूएबल एनर्जी तो लगा दी हर जगह। अब रिन्यूएबल एनर्जी देखते हैं कि गुजरात में किसी सपोज करते हैं मतलब आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी के अंदर का रिन्यूएबल एनर्जी लगी हुई है, उसका यूसेज मुंबई के अंदर होना है, तो कैसे होएगा? अगेन द थिंग इज कि आपको ट्रांसमिशन टावर और ट्रांसमिशन लाइंस पे एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। So that is why transmission capex in the world is growing. And let me give you an interesting data pointer is that the most old or the oldest power grid in the world is that of the European continent. European continent का जो power grid है, right, that is old, that is 35 to 40 years old. US का जो power grid है, that is old, that is 20 to 25 years old. So what is happening? These companies have not, like the countries or the utilities themselves have not done capex on their power grid. And हुआ क्या कि at the same time जो power generation के sources थे that changed. तो power generation के sources कैसे change हुए कि पहले आपकी thermal electricity थी, then आपकी basically now natural gas plants are also there in Europe and US, then nuclear energy भी आ गई एकदम, and then आपके renewables भी आ गए, तो intermittent supply of energy होगी। पर आपकी पावर ग्रिड तो 20-25-40 साल पुराने पहले आपने इन्वेस्टमेंट्स करी थी। तो व्हाट इज हैपनिंग इज अ मेगा केपेक्स साइकिल विच इज हैपनिंग नॉट जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यूरोप का कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो यूरोपियन like the entire Europe continent needs to spend close to 820 billion euros over till 2030 just to modernize their grid, right? Siemens Energy is one of the businesses listed in Europe, and उनका विंड टर्बाइन से बहुत लॉस था, but that business has quadrupled its order book in last 3 years. मतलब 4 times उनकी ऑर्डर बुक हो गई लास्ट 3 years में, रिसेंटली टर्न अराउंड आना स्टार्ट हुआ उसमें। दैट जस्ट गिव्स यू एन एग्जांपल कि कितना बड़ा बिल्ड आउट होना है वो नेक्स्ट 5 to 6 years। सिमिलरली यूएस यूटिलिटीज का एग्जांपल लेते हैं, तो यूएस यूटिलिटीज ने क्यूमुलेटिवली अपना $50 billion से केपेक्स स्पेंड बढ़ा दिया वो नेक्स्ट 3-4 years के लिए, बिकॉज अगेन ट्रांसमिशन लाइन्स में एक्सपेंडिचर करना है। तो सिमिलर ट्रेंड इंडिया के अंदर चल रहा है। इंडिया में भी क्या हो रहा है कि देखो रिन्यूएबल एनर्जी लगा तो दी, बट उसको लाओगे कैसे शहर तक कंज्यूम करने के लिए? तो इस वजह से नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान आया, बिकॉज विदाउट द केपेक्स ऑन ट्रांसमिशन ऑल योर रिन्यूएबल एनर्जी एंड्स अप फेलिंग। पूरा का पूरा रिन्यूएबल एनर्जी आपका फेल हो जाएगा, बिकॉज सोलर पार्क लगे होंगे बट कोई ऑफटेक ही नहीं होगा। क्योंकि ऑफटेक क्यों नहीं होगा? उसको शहर तक कैसे भेजे? यू नीड ट्रांसमिशन लाइन्स इन बिटवीन, राइट? तो इट्स अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे क्या है कि 9.2 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर फोर्सी करा गया नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान में। एंड जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है इंडिया के अंदर, तो एक्सपेक्टेड है कि बाय FY30 500 गीगावाट्स की हो जाएगी, एंड बाय FY32 596 गीगावाट्स की कैपेसिटी होगी। बिकॉज रिन्यूएबल कैपेसिटी इंटरमिटेंट है, तो कैपेसिटी का मतलब ये नहीं है कि इतनी पावर जनरेट हो रही है, राइट? तो दिस इज वाई लाइक बैटरी स्टोरेज सॉल्यूशंस भी आपके निकल के आएंगे। देन पावर ग्रिड का एग्जांपल लेते हैं, तो पावर ग्रिड का केपेक्स नेक्स्ट 2 years के अंदर ही डबल होने वाला है। तो अगर आप देखते हैं अभी 11,200 करोड़ का केपेक्स 25,000 करोड़ के आसपास जा रहा है, and over FY25 to 32 they are going to spend 207,000 crores in capex. This has also been upgraded. ये बेसिकली स्किपर करके एक कंपनी है, उनकी प्रेजेंटेशन में से है, बट पावर ग्रिड की प्रेजेंटेशन देखते हैं, दे आर फोर्सिंग अ 3 लाख करोड़ प्लस केपेक्स दैट दे माइट डू टिल FY32। then what is happening is that कि there are a lot of trends which are playing out in this industry, and locally क्या चल रहा है कि केपेक्स इन्वेस्टमेंट 9.15 लाख करोड़ की है। PLI फॉर ट्रांसमिशन की बात हो रही है कि जो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट है, चाहे वो कंडक्टर्स हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्मर्स हो, चाहे आपकी वो केबल्स हो, चाहे वो बाकी आपके टावर्स हो ट्रांसमिशन के, उन पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की बात हो रही है, क्योंकि अभी भी इंडिया कुछ इंपोर्ट करती है, तो एकदम इंपोर्ट खत्म कर सकती है इंडियन चीज़ों पे। एंटी डंपिंग ड्यूटी यूएस ने चाइना पे इम्पोज करी है 1 सितंबर से। तो देखिए 1 सितंबर से एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज करी है लाइक यूएस ने चाइना पे। एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट्स जैसे कंडक्टर्स की बात करते हैं तो 55% एंटी डंपिंग ड्यूटी है। केबल लाइक वायर्स की बात करते हैं तो 55% एंटी डंपिंग ड्यूटी है। सिमिलरली अगर आप डिस्कशन करते हैं लाइक केबल्स का करते हैं, तो केबल्स पे भी सिमिलर ड्यूटी है, सोलर सेल पे भी सेम ड्यूटी है, राइट? तो चाइना पे तो बहुत ही बड़ी एंटी डंपिंग ड्यूटी डाल दी है यूएस ने, फर्स्ट फर्स्ट सितंबर से स्टार्ट हुई है। I won't be surprised if the export of some of these companies from India ends up increasing a lot for these commodities. Then renewable energy का addition देखते हैं, तो 500 gigawatts planned at 2030,
नेशनल रिकंडक्टरिंग पॉलिसी में बात हो रही है कि जो भी एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन टावर है उसमें से कंडक्टर उतार के नया कंडक्टर लगाया जाए विच कैन कैरी हायर वोल्टेज करंट। एंड HVDC ऑर्डर्स अभी इंडिया में दिए जा रहे हैं, राइट। अगेन दिस इज कैरिंग करंट ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस, तो उसको हाई वोल्टेज में कैरी करेंगे तो इट विल बी मच इजियर टू ट्रांसमिट, देयर विल बी लेसर ट्रांसमिशन लॉसेस, राइट। तो HVDC ऑर्डर्स भी अभी इंडिया के अंदर फर्स्ट ऑर्डर अभी हिटाची एनर्जी ने विन करा पावर ग्रिड से अलॉन्ग विद भेल, राइट, जिसमें 75 to 80% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू विल बी विद हिटाची एनर्जी। आई थिंक 20 to 25,000 करोड़ का ऑर्डर है वो। एंड आगे भी 3 HVDC लाइंस का टेंडर चल रहा है जिसमें GE वेरनोवा, सीमेंस और हिटाची compete करते सिर्फ। बट अगेन वैल्यूएशंस ऑफ सम ऑफ दीज कंपनीज कुड बी आउट ऑफ फैक्ट क्योंकि सिक्लिकल है। अर्निंग्स भी 300-400% से ग्रो करेगी क्योंकि एक साइक्लिकल बिजनेस है। एंड आफ्टर द ग्रोथ फेज इट विल टेपर ऑफ फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मेजर बेनिफिशियरी तो पावर ग्रिड है, बट पावर ग्रिड में अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आती, तो वो भी चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। केबल एंड वायर इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि केबल्स का जो यूसेज है, 30% ऑफ केबल्स का जो यूसेज है इंडिया में पावर ट्रांसमिशन केबल्स में, तो वो भी एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस। लाइक आप देख रहे होंगे कि चाहे वो पॉलीकैब हो, KEI हो, डायनेमिक केबल्स जैसी कंपनी हो, राइट। तो जितनी भी केबल्स एंड वायर कंपनीज हैं सब में ग्रोथ क्यों आ रही है, बिकॉज 30% तो केबल इंडस्ट्री का ट्रांसमिशन केबल में ही है। एंड ट्रांसमिशन इंडस्ट्री के अंदर इतना बड़ा केपेक्स चल रहा है, राइट। देन व्हाट एल्स इज हैपनिंग इज दैट सम ऑफ दी लाइकली बेनिफिशरीज आर ओवर हियर। तो यहाँ पे एक दो बेनिफिशरीज जो नहीं लिखे हुए दैट आई विल ऑल्सो मेंशन। तो दिस इज अ वीडियो दैट वी डिड 1 year बैक ऑन पावर एंड ग्रीन एनर्जी सेक्टर, तभी भी हमने यही कंपनीज डिस्कस करी थी बिकॉज बेनिफिशरीज इंक्रीज नहीं होते। एक दो बेनिफिशरीज मैं इसमें और डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं स्विच गियर्स में अगेन यहाँ पे हिटाची, CG, सीमेंस, स्नाइडर और सैल्जर करके कंपनी है स्विच गियर्स में। देन कंडक्टर्स के अंदर अगर हम देखते हैं अपार है, एंड एक और कंपनी बाय द नेम ऑफ डायमंड पावर जिन्होंने अभी कंडक्टर का बिजनेस स्टार्ट करा है। देन KEC ने भी कंडक्टर का बिजनेस स्टार्ट करा है, राइट। सो दिस इज देयर इन द कंडक्टर्स। देन ट्रांसमिशन टावर्स में L&T, टाटा प्रोजेक्ट्स, KEC, कल्पतरू और स्किपर है। स्किपर इज द मार्केट लीडर इन ट्रांसमिशन टावर्स। In spite of being at 50 times earnings, you can look at the growth rate that the company is showing. I think इस क्वार्टर में भी स्किपर का अगर हम एक बार ग्रोथ रेट देखते हैं तो विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ मच दे हैव ग्रोन, राइट। सो एक्चुअली में Q2 के रिजल्ट्स में भी दे हैव शोन अ ग्रोथ ऑफ 44%। एंड लास्ट क्वार्टर में 97% की ग्रोथ थी, उससे पिछले क्वार्टर में 75% की ग्रोथ थी, उससे पिछले क्वार्टर में 80% की ग्रोथ थी, बिकॉज ये ट्रांसमिशन टावर बना रहे हैं। ईबिटा में भी सिमिलर ग्रोथ आ रही है। तो अगेन पेग रेशियो भी 1 टाइम्स का चल रहा है स्किपर का, इन स्पाइट ऑफ बीइंग एट 55 टाइम्स अर्निंग्स। तो पेग रेशियो कुछ 1.1 1.2 टाइम्स के आसपास चल रहा है। बट येस यू हैव टू बी केयरफुल कि जैसे ही दिस इज अ 1 टाइम कैपिटल गुड एक्सपेंडिचर, और अगर ये केपेक्स 3-4 ईयर्स के लिए लास्ट करता है तो देन आपको वहां से सोच के मॉडल बनाना पड़ेगा। पर रिस्क है कि 1 टाइम कैप गुड यूज बिजनेस है। बट अगेन अभी एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे केपेक्स बहुत हो रहा है। देन केबल के अंदर कंपनीज अपार, KEI, पॉलीकैब, यूनिवर्सल, हैवेल्स हैं, राइट। सो केबल्स के अंदर तो बहुत सारी कंपनीज हैं। देन एनर्जी मीटर्स में जीनस है, HPL इलेक्ट्रिक है, सैल्जर ने भी अभी एनर्जी मीटर का बिजनेस एंटर करा है। पावर ट्रांसफॉर्मर्स में भी बिजनेसेस हैं। आई थिंक ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री भी हमने 1 year पहले ग्रीन एनर्जी वाली वीडियो में ही डिस्कशन करा था, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, राइट। बट अगेन वैल्यूएशन हो सकता है आज कंफर्टेबल ना हो, बट अगेन सम पीपल हु जस्ट डू टेक्निकल्स और ब्लाइंड लाइक मोमेंटम इन्वेस्टिंग, उनके लिए आज भी हो सकता है कुछ इनको इंटरेस्टिंग लगे। बट अगेन वहाँ पे यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद योर एग्जिट स्ट्रैटेजी। कहीं कहीं वैल्यूएशन शायद से आज फेवरेबल नहीं है, कहीं कहीं पे हो सकता है आज भी बिजनेसेस ओके टू रीजनेबल वैल्यूएशंस में मिल जाए, बट दीज आर द मेजर बेनिफिशियरीज व्हिच एग्जिस्ट इन इंडिया, राइट। सो गोइंग फॉरवर्ड की रिस्क क्या है पूरी ट्रांसमिशन थीम में, केपेक्स रिलेटेड ग्रोथ है, अगर केपेक्स ग्रोथ स्लो डाउन होगी तो यहाँ पे भी स्लो डाउन आएगा। मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। लॉट ऑफ स्टॉक्स हैव ऑलरेडी गिवन गुड रिटर्न्स, डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट, राइट। तो गवर्नमेंट डिपेंडेंट केपेक्स साइकिल है। और भी यहाँ पे 2-3 कंपनीज है जिनका हम डिस्कशन कर लेते हैं, तो जस्ट ओवर हियर एक और कंपनी है, छोटी कंपनी है बाय द नेम ऑफ शिवालिक पावर कंट्रोल करके एक कंपनी है, राइट। सो दिस इज इनटू इलेक्ट्रिकल पैनल्स, राइट। तो ये इलेक्ट्रिकल पैनल्स के अंदर है। तो अगेन these panels are again used in a lot of spaces है, चाहे अगर डेटा सेंटर्स हो तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल पैनल्स यूज होते हैं। बट अगेन बेसिक इंडस्ट्री है जहाँ पे अभी डिमांड अच्छी है, इस वजह से मार्जिन अच्छे हैं। बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट है, लाइक तो अभी मार्जिन अच्छे हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो वो चीज़ आपको देख के चलनी पड़ेगी, राइट। सो यू हैव टू कीप थिंकिंग कि कहाँ कहाँ पे अभी डिमांड ज़्यादा अच्छी है, इस वजह से मार्जिन अच्छे हैं। ये ना हो कि पीक मार्जिन की तरफ कंपनीज हो, बिकॉज रिसेंटली इस कंपनी का IPO है। a lot of apart from this also there are a lot more companies into this, right। so जैसे TD पावर का एग्जांपल है, तो TD पावर आपके जो जनरेटर्स हैं या जो इलेक्ट्रिकल मोटर्स हैं
जो गैस पावर्ड प्लांट्स हैं यूरोप के अंदर, वहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया, एंड दोज आर यूज्ड इन बेसिकली दोज आर यूज्ड टू पावर द डेटा सेंटर्स, सो दिस इज ऑल्सो वन एग्जांपल। सिमिलरली त्रिवेणी टर्बाइन भी टीडी पावर जैसा बिजनेस है, बट अगेन वैल्यूएशन मल्टीपल्स आपको इंडिपेंडेंटली देखने पड़ेंगे, बिकॉज दिस इज अ करेंटली इट्स अ ग्रोथ इंडस्ट्री। क्यों? बिकॉज मल्टीपल्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट द सेम। तो अगर ग्रोथ स्लो होती है तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? समथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, ट्रांसमिशन में देयर इज अ बिजनेस लाइक स्किपर भी है यहाँ पे, जिसका 55 टाइम्स का अर्निंग्स है, बट ग्रोथ रेट्स भी स्किपर में बहुत फास्ट आ रही है, बिकॉज लास्ट 4 क्वार्टर्स से अगर आप ग्रोथ देखते हैं लास्ट 4-5 क्वार्टर्स में, तो इक्वली फास्ट है, राइट? सो दैट इज ऑल्सो देयर। अगेन इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला कि नेक्स्ट 4 years में देयर सेल्स कैन गो टू 10,000 crore फ्रॉम FY 2024 में जो 3282 crore की है। तो आप इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल भी पढ़ सकते हैं, शायद से स्लाइट मार्जिन एक्सपेंशन भी हो सकती है इस कंपनी में। तो दैट विल गिव यू एन आइडिया कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या ईबिटा पे क्या हो सकता है अगर 10-11% का ईबिटा मार्जिन हो जाए और 10,000 crore की सेल हो, तो यू कैन जस्ट फोरकास्ट कि क्या ईबिटा होएगा, क्या पैट होएगा कंपनी का, और क्या आप एग्जिट मल्टीपल कंपनी को दे सकते हैं। दैट इज एन एक्टिविटी दैट यू कैन डू, बिकॉज सी दिस इज एन एक्सरसाइज जो आप ट्रेलिंग 12 मल्टीपल में नहीं कर सकते, आपको फॉरवर्ड पे करनी पड़ेगी। बट अगेन ग्रोथ इंडस्ट्री आज, तो की रिस्क फैक्टर क्या है कि ग्रोथ स्लो हुई तो मल्टीपल्स कैन क्रैश, राइट? सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप थिंकिंग अबाउट इंडिपेंडेंटली। तो आगे चलते हैं, बट बिफोर आई गो फॉरवर्ड, आपको ट्रांसमिशन थीम भी अच्छे से समझ आई कि थीम में क्या चल रहा है? जस्ट ड्रॉप अ हेलियस इन द कमेंट्स इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग पे करनी पड़ेगी, एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू स्मैश द लाइक बटन। पीजी इनविट के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि पीजी इनविट का जो क्वेश्चन है, तो अगेन आई थिंक पीजी इनविट में एसिड्स ऐड करने के लिए अभी इतना कैपिटल नहीं है। अनदर एक और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, एक इंडिया ग्रिड ट्रस्ट करके भी एक कंपनी है जहाँ पे भी सिमिलर डिविडेंड यील्ड है, बट वहाँ पे वो एसिड्स भी ऐड कर रहे हैं अभी, तो दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो आप इनविट्स खुद ट्रैक कर सकते हैं, बट इनविट्स आर बेसिकली इनविट्स आर लाइक योर डिविडेंड एसिड्स, दीज आर नॉट ग्रोथ एसिड्स। बट इनविट्स में फायदा तब होएगा जब इंटरेस्ट रेट कट होएगा इकोनॉमी में, बिकॉज अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है इकोनॉमी में, देन व्हाट हैपेंस इज दैट कि बेसिकली आपके इनका का जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो बहुत तेजी से बढ़ जाती है। बट आई थिंक इंडिया ग्रिड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का एग्जाम्पल, आई थिंक वो 3.5 रुपये का डिविडेंड देते हैं पर क्वार्टर, तो आई थिंक अभी 14 रुपीज़ पर ईयर का बेसिकली डिविडेंड रन रेट है। आई थिंक अभी वो 140-144 रुपीज़ का पर यूनिट का शेयर प्राइस है उसमें। सिमिलरली पीजी इन्वेट भी डिविडेंड यील्ड एसेट है, बट इंडी ग्रिड और पीजी इन्वेट में क्या फर्क है? पीजी इन्वेट में ग्रोथ फैक्टर नहीं है, आपकी यील्ड ग्रो करना मुश्किल है, बिकॉज दे डोंट हैव दैट बैलेंस शीट हेफ्ट एट द मोमेंट, राइट? बट इंडीग्रेड इज अगेन एक्सपेंडिंग एंड अक्वायरिंग लॉट मोर एसेट्स, चाहे वो स्टरलाइट से पहले करे हो या फिर अदर कंपनीज से अभी अक्वायर कर रहे हैं, बट दीज आर द टाइप ऑफ एसेट्स विच आर देयर विच आर इनटू द डिविडेंड यील्डिंग पार्ट ऑफ द साइकिल, जहाँ से वन कैन गेट डिविडेंड्स। बट वेदर दे गिव वेदर दे बी लाइक एन इक्विटी एसेट, नो, दीज आर इनविट्स, दीज आर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, राइट? This is an asset class we'll cover separately because it's a very interesting asset class for fixed income. REITs भी बहुत इंटरेस्टिंग है, फिक्स्ड इनकम के लिए एसेट क्लासेस अच्छी है, पर लार्जेस्ट ट्रांसमिशन एसेट्स तो आई थिंक अभी इंडी ग्रिड के अंदर है, दैट इज इंडिया ग्रिड ट्रस्ट, राइट? तो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स, एंड इंडी ग्रिड का और पीजी इन्वेट का भी होपफुली आपको आंसर समझ आएगा, राइट? ग्रेट। हाँ, सोलेक्स और वारी और ये सब हमने ना एक सोलर इंडस्ट्री की वीडियो करी थी, उसमें कवर करा हुआ है, उसको मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा बिकॉज दे आर इन जनरेशन थीम, दे आर नॉट इन ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन में नहीं है, वो पावर जनरेशन के अंदर है, तो वो हमने सोलर एनर्जी वाली वीडियो में कवर करा हुआ है। लुकिंग एट द हेल्थ केयर सेक्टर, तो हेल्थ केयर सेक्टर में अभी क्या चल रहा है? तो हेल्थ केयर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं, फार्मा कंपनीज हैं, डोमेस्टिक फार्मा है, सीएमओ है, स्केलिंग लाइक एंड फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन कंसोलिडेट हो रही है। तो क्या चल रहा है कि अभी प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स, चाहे आप जितना भी कह लो, इन स्पाइट ऑफ दिस केपेक्स साइकिल जिसमें अभी भी है, आज भी आरओई 15% से ज़्यादा है प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स की। दिस मार्केट का जो अभी वॉलिटिलिटी आया था, आपने लास्ट 2-3 मंथ्स का देखा होगा, वेयर अ लॉट ऑफ स्टॉक प्राइसेस फेल 10-15-20%, अ लॉट ऑफ स्टॉक्स हैव गॉन इनटू टाइम कंसोलिडेशन। Your hospital stocks haven't moved. They're hovering close to their all-time highs. Why so? Because it's an industry which is a defensible. Until or unless government brings a stringent regulation, only then the cash flows will get disrupted. क्योंकि अब जो हॉस्पिटल इस्टेब्लिश होने थे इस्टेब्लिश हो गए, नया हॉस्पिटल लगाना स्क्रैच से आज बहुत मुश्किल है। नया अपोलो बनाना बहुत मुश्किल है आज, नया किम्स बनाना बहुत मुश्किल है, नया नया नारायणा औद्यालय बनाना बहुत मुश्किल है, नया एचसीजी बनाना बहुत मुश्किल है, राइट? बिकॉज देयर इज अ कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन फॉर दीज एसेट्स, राइट? सो कंसोलिडेशन आप देखेंगे इंडिया में हॉस्पिटल्स में होंगी, बिकॉज द स्मॉलर हॉस्पिटल्स विल स्टार्ट गेटिंग अक्वायर्ड बाय द बिगर हॉस्पिटल्स, एंड वी आर सीइंग दैट हैपनिंग। यथार्थ ने अभी नोएडा के अंदर लाइक एक्विजिशन करी, फरीदाबाद में और मॉडल टाउन के अंदर अभी एक्विजिशन करी है।
सिमिलरली अभी आपने देखा होगा कि एस्टर डीएम हेल्थ केयर का भी एक मर्जर हुआ है विच विल मेक इट द टॉप 3 लार्जेस्ट हॉस्पिटल इन द कंट्री, राइट. सो यू सी कि दिस इज अ प्लेस विच विल स्टार्ट गेटिंग कंसोलिडेटेड एज वी गो फॉरवर्ड, बिकॉज अभी बहुत फ्रैगमेंटेड है. तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा बिकॉज capex per bed is going to increase over the next couple of years because of modern technologies like Da Vinci machines होगी, या फिर आपका आई थिंक कैंसर ट्रीटमेंट में भी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है जो अपोलो ने ही लगाई है अभी, सिर्फ कीमियोथेरेपी का ऑल्टरनेट है वो, राइट. सो अगेन केपेक्स पर बेड इज गोइंग टू इंक्रीज, बट दिस इज एन इंडस्ट्री विच यू शुड स्टडी इंडिपेंडेंटली. हमने अभी उस पर एक वीडियो भी करी थी आज से 3-4 दिन पहले, आपको वीडियो देखनी चाहिए. एंड जो हॉस्पिटल्स इस्टेब्लिश्ड हैं या जो हॉस्पिटल्स अभी ब्राउनफील्ड या ग्रीनफील्ड केपेक्स कर रहे हैं सेम सिटीज में, वहां पे ओवर नेक्स्ट मल्टीपल ईयर की टेलविंड है. बिकॉज इंडिया में दिस इज द ओनली इंडस्ट्री अपार्ट फ्रॉम कोविड ईयर जिसका हर साल का 8 to 10% वॉल्यूम ग्रोथ सिंस 1990s से चल रहा है, राइट. बिकॉज इंडिया इज स्टिल एन अंडर सर्व्ड हॉस्पिटल मार्केट. दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड. तो टैम इतना बड़ा है इंडस्ट्री का. फिर फार्मा सेक्टर में क्या हो रहा है कि सीडीएमओ कंपनीज बहुत अच्छा कर रही हैं और लोअर एपीआई और रॉ मटेरियल प्राइसेस चल रहे हैं अभी. फिर डोमेस्टिक फार्मा में स्लो डाउन आ रखा है अभी क्योंकि हायर बेस इफेक्ट और ट्रेड जेनेरिक्स आ गए हैं. फिर सीएमओज की ग्रोथ इंडिया में बहुत अच्छी आ रही है, जो लोकली डोमेस्टिक ब्रांडेड कंपनीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल. देन कुछ कंपनीज बहुत अच्छे से सेल स्केल कर रही है, और फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ कंपनीज अच्छा कर रही हैं. यू कैन गो एंड रीड अबाउट देम इंडिपेंडेंटली, जस्ट एज एन एग्जांपल. तो जैसे अब B2G में कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के सेंटर्स हैव मैच्योर्ड एंड नाउ दे आर सिटिंग ऑन ऑपरेटिंग लेवरेज, जो हमें इस रिजल्ट से दिखनी स्टार्ट हुई. तो हेल्थ केयर वैल्यू चेन में हमें ये दिख रहा है कि आपके पुराने सेंटर्स तो अच्छा ROC कमा रहे, न्यू सेंटर्स हैव ब्रोकन इवन, एंड अगेन मार्जिन एक्सपेंशन एंड ROC एक्सपेंशन हैज स्टार्टेड. सिमिलरली एक और हमने बिजनेस आज से 7-8-9-10 मंथ्स पहले कवर करा था. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर आवर वीडियो ऑन अमी ऑर्गेनिक्स इन द कमेंट्स? किस किस को अमी ऑर्गेनिक्स की वीडियो याद है जब हमने पूरा बिजनेस का डिटेल में डिस्कशन करा था फोक्स, राइट. तो दैट इज अगेन वन ऑफ द बिजनेसेस जहाँ पे आज मल्टीपल TTM पे ज्यादा है, बट द मॉलिक्यूल दैट द मैन्युफैक्चरिंग इज आई एम फॉरगेटिंग द नेम. इट्स अ ड्रग विच फर्मियन हैज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट इन यूरोप, एंड दैट ड्रग इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस. तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बोला था कि एक CDMO ड्रग इनका कैन बी एज बिग एज देयर FY24 का सेल्स. बट अगेन आज वो वैल्यूएशंस में रिफ्लेक्ट भी होता है, राइट. तो कहीं ना कहीं वो वैल्यूएशंस में रिफ्लेक्ट भी होता है, तो हो सकता है कहीं में बीच में कूल ऑफ आए स्टॉक मार्केट के अंदर या स्टॉक प्राइसेस में, तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग सकता है, बट आपको वैल्यूएशन एक्टिविटी खुद करनी पड़ेगी. देन हॉस्पिटल्स में 2 हॉस्पिटल्स जहाँ पे आज वैल्यूएशंस ओके ओके हैं, जैसे HCG का एग्जाम्पल लेते हैं तो 20% EBITDA मार्जिन के आसपास आ गए. और इंद्रप्रस्थ मेडिकल हॉस्पिटल जहाँ पे आज बहुत सालों बाद एक्सपेंशन हो रही है 300 बेड्स की. Then Wockhardt is a company which is into innovative drugs. तो this is a 1 or 0 business model. तो इन्होंने WCK-5222 करके एक ड्रग निकाला है फॉर एंटीबायोटिक्स. तो अगेन इट्स अ ट्रीटमेंट फॉर इन्फेक्शन विच हैपन्स टू कैंसर पेशेंट्स अनफॉर्चुनेटली, एंड इट्स द फर्स्ट एवर नॉवल एंटीबायोटिक विच इज गेटिंग अप्रूव्ड इन इंडिया, राइट. तो फ्रॉम इंडिया एज वेल, एंड इट्स बीइंग यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट इन US एज वेल. So this is one of the businesses. This also we covered in our pharma video analysis 4-5 months back. Then Shelly Engineering and Strides are there in the GLP-1 drugs. यहाँ पे DV's laboratories भी है. तो Strides की CDMO आम है one source. Shelly Engineering EpiPens बना रही है, but again DV's यहाँ पे है. But this reflects in their valuation multiples as well, which seems to be extended, right? So for Shelly again 80-90 times earnings. DV is also at 90-100 times earnings. I don't understand. Maybe someone else does, but valuations look expensive. Then Aarti Pharma Labs is there into intermediates, but यहाँ पे अभी ग्रोथ टेपर ऑफ हो रखी है क्योंकि केपेक्स आने में और कमर्शियल होने में अभी भी 18 मंथ्स लगेंगे यहाँ से. देन जुबिलेंट फार्मा हुआ है, तो दे हैव कैपेसिटीज अब्रॉड एज वेल, एंड यहाँ पे भी मार्जिन एक्सपेंशन हो रही है कंसिस्टेंटली. देन US एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक फार्मा के अंदर सन फार्मा टाइप कंपनीज हैं और ग्लेनमार्क फार्मा टाइप कंपनीज हैं जहाँ पे टर्न अराउंड हुआ है. सन फार्मा में इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो बिग इन साइज, आई थिंक दे हैव रिपोर्टेड 30% EBITDA मार्जिन, which is like I think the best in the formulation space in India, right? So these are some of the businesses which are doing well over there, and you can study them independently कि कहाँ पे आपको समझ आ रहा है. पर मेरा आइडिया क्या होता है वीडियोस का कि मैं आपको एक बस एक फ्लेवर ऑफ द इंडस्ट्री दे दूं कि इस इंडस्ट्री में ऐसा चल रहा है, ये बिजनेसेस ऐसा कर रहे हैं. स्टडीइंग देम, वैल्यूइंग देम, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क, like doing your own independent decision is something that you have to do by yourself. It's not the purpose of these videos. वीडियो का पर्पस क्या है, आपको समझाना कि इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ पे टेलविंड कहाँ पे. नाउ दीज आर जस्ट illustrative examples. There could be
20 more companies which are there in my mind जो who are into tailwinds right now. बट हर चीज़ को यहाँ पे अभी मेंशन करना मुश्किल है, बिकॉज आइडिया इज टू गिव यू एन इनसाइट कि ऐसे आपको इस इंडस्ट्री के बारे में सोचना चाहिए, राइट। देन की रिस्क है हेल्थ केयर थीम में कि सेक्टर फुल ब्लोन मोमेंटम में, अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी अभी सॉलिड लग रही है। फार्मा सेक्टर हमने आज से 2 3 4 साल पहले बहुत कवर करा था, लास्ट 6 to 12 मंथ्स में भी बहुत बारी कवर करा है। और अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी कंपनीज की सॉलिड है अभी, और मार्जिन एक्सपेंशन जर्नी अभी भी लग रहा है मिडिल स्टेज में है। पूरी मार्जिन एक्सपेंशन प्ले आउट नहीं हुई, और एक्सटर्नल टेलविंड्स हैं सेक्टर में। और कुछ कंपनीज हैं जहाँ पे वैल्यूएशन हो सकते हैं एक्सटेंडेड हो भी गई हो अभी भी, राइट। सो बोनस थीम्स में देखते हैं, एंड फाइनली एक इंटरनेशनल बिजनेस की केस स्टडी में चलते हैं। तो बोनस थीम में क्या है कि यार कॉम्पोजिट मटेरियल वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्पोजिट मटेरियल मेटल्स को रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 4 कंपनीज हैं, एक ही नहीं है, एक सीएनजी के अंदर कंपनी है, एक डिफेंस के कॉम्पोजिट डोर्स बना रही है, राइट। सो दीज टाइप ऑफ बिजनेसेस आर देयर। तो कॉम्पोजिट मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स आर डूइंग वेल बिकॉज इट्स अ न्यू मटेरियल इन द वर्ल्ड। रिसाइकलिंग बिजनेसेस बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी। तो देयर आर बिजनेसेस लाइक पॉन्डी ऑक्साइड जो लेड रिसाइकलिंग के अंदर है, गणेशा इकोस्फेयर है। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म्स आ रखे हैं। तो ईपीआर नॉर्म्स की वजह से देयर इज अ वेरी बिग पुश टुवर्ड्स गेटिंग रिसाइकलिंग डन। तो हमने रिसाइकलिंग पे आज से 1 ईयर पहले एक वीडियो करी थी, आप देख सकते हैं। a lot of those businesses have done well also, but a lot of those businesses are also still going through a tailwind phase. So you can watch that video because see markets में correction आती है, तो at least you can understand कि multi year trend के अंदर क्या चल रहा है। तो वैल्यू फैशन बिजनेसेस अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेंड हो, बट ट्रेंड का वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है। चाहे वो V2 रिटेल हो सकता है वहाँ पे भी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो, या वो वी मार्ट हो, तो वो अभी इस टाइम पे अच्छा कर रहे हैं बिकॉज लाइक ब्लू कॉलर जॉब्स ज़्यादा क्रिएट हो रही है इंडिया में। तो लॉट ऑफ दोज फोक्स आर स्पेंडिंग ऑन बेसिकली वैल्यू फैशन, बट अगेन वैल्यूएशन हो सकता है एक्सपेंसिव हो। देन अपार्ट फ्रॉम दिस इंटायर टेक्सटाइल थीम इज समथिंग जो हमने आज से लास्ट संडे कवर करी थी। वीडियो पे इतने व्यूज नहीं थे बिकॉज आई नो पीपल डोंट अंडरस्टैंड टेक्सटाइल और डोंट लाइक टेक्सटाइल। बट टेक्सटाइल में रीस्टॉकिंग साइकिल 4 to 6 क्वार्टर्स की बहुत फिरोशियस होती है ऑन द अपसाइड, जितनी ही वो फिरोशियस होती है डाउन साइड पे। तो अभी इस इंडस्ट्री की एक फेवरेबल साइकिल चल रही है। आई थिंक यू शुड वॉच दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्री में की बेनिफिशियरीज कौन होंगे, राइट। सो आई एम ऑल्सो स्टडिंग टेक्सटाइल सेक्टर मोर एंड मोर दीज डेज। सो दिस सेक्टर एक्साइट्स मी एट द मोमेंट, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ रेट्स हैं, एंड कुछ कुछ जगहों में वैल्यूएशन आज भी सस्ती है। माने कंपनीज 15 16 टाइम्स की अर्निंग्स में मिल रही है 1 ईयर फॉरवर्ड पे, टीटीएम पे 16 17 टाइम्स की बी रेशियो पे मिल रही है। सो अगेन यू हैव टू स्टडी दैट सेक्टर इंडिपेंडेंटली। फिर वाटर एंड वाटर प्योरीफाइंग बिजनेसेस हैं, तो यहाँ पे हम एक बिजनेस की वीडियो भी बनाएंगे यूरेका फोर्ब्स की। तो आई थिंक नेक्स्ट संडे ही शायद से हम लोग यूरेका फोर्ब्स की वीडियो बनाएंगे। तो हम पूरी वाटर प्योरीफाइंग थीम को समझेंगे कि वाटर प्योरीफाइंग थीम में क्या है, कैसे उस कंपनी के मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं, एंड कैसे आई थिंक अगर मार्जिन एक्सपैंड होंगे तो एंड स्टेट में एक कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस के लिए शायद से हो सकता है उतना आज भी हॉरेबली एक्सपेंसिव नहीं है, एंड कैसे कंपनी में कंपेटिटिव एडवांटेजेस बिल्ट है। फिर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स अच्छा कर रहे हैं, साथ साथ लैब ग्रोन डायमंड्स वाले अच्छा कर रहे हैं। तो लैब ग्रोन डायमंड्स में एक दो कंपनीज है जो इंडिया से यूएस में एक्सपोर्ट कर रही हैं, सो यू कैन स्टडी देम इंडिपेंडेंटली। देन ज्वेलरी रिटेलर्स इंडिया के अंदर चाहे वो सेनको हो, थंगा माइल का एग्जाम्पल हो, या कल्याण का एग्जाम्पल हो, टाइटन का एग्जाम्पल हो, या पीएनजी गडगिल करके एक ज्वेलर भी है। बट अगेन सम ऑफ दीज कंपनीज आर स्टिल एट 20 22 टाइम्स अर्निंग्स ऑन अ 2 3 ईयर फॉरवर्ड बेसिस। तो शायद से मैं वहां पे ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा वर्सेस समथिंग एट 120 टाइम्स पी रेशियो। फिर टू व्हीलर फोकस ऑटो एंसिलरीज आजकल बहुत अच्छा कर रही है, बिकॉज टू व्हीलर्स के अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडस्ट्रीज टू ट्रैक। कैपिटल गुड्स में स्टील ट्यूब्स एंड स्टेनलेस स्टील पाइप्स आपको ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि स्टेनलेस स्टील पाइप में नेक्स्ट 5 ईयर का एंटी डंपिंग ड्यूटी रिन्यू हुआ है। एंड स्टील ट्यूब्स के अंदर भी अभी लाइक देर इज लाइक रिसेंटली इन्वेंट्री लॉस हुआ था, बट दैट इज आउट ऑफ द वे नाउ। Then consumer food companies like LT Foods, ADF Foods, all these companies we covered with you in the consumer sector आज से 2 weeks पहले की वीडियो थी, आप उसको देख सकते हैं कि वहाँ पे these companies are reporting strong results. And finally there is another sector by the name of infra EPC, because H2 के अंदर अगर orders काफ़ी backloaded होंगे गवर्नमेंट के, इन कंपनीज के टेंडर विन कैन गो अप बाय अ लॉट, लाइक दीज कंपनीज कैन शो अ लॉट ऑफ न्यू ऑर्डर विन्स। And I think साथ साथ I think there was another theme which is slipping on the top of my mind, but this is what I am also studying folks। यहीं पे मैं अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा हूँ, यहीं पे इंटरेस्टिंग चीजें मिल रही हैं। तो अगेन ब्रॉड थीम्स या ब्रॉड थीमेटिक थिंकिंग ऐसे ही होती है कि जहाँ पे वैल्यू माइग्रेशन हो रहा हो। जैसे कॉम्पोजिट मटेरियल है तो इट इज लाइक 80% लाइटर देन मेटल, राइट। तो आपको पता है कि यार यहाँ पे वैल्यू माइग्रेशन होने के चांसेस हैं, तो कौन कौन सी कंपनीज आप ढूंढना स्टार्ट कर दोगे। सो दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ द सेम। बट दिस इज हाउ थीमेटिक थिंकिंग वर्क्स, कि कैसे आपको डिफरेंट थीम्स में टॉप डाउन ग्रोथ दिख रही है। देयर वाज वन मोर थीम विच आई हैव फॉरगॉटन राइट नाउ, बट आई विल कम बैक टू दैट लेटर। बट दिस इज हाउ द थिंग्स आर प्लेइंग आउट इन द मार्केट्स।
So if you're loving the session, just drop a hell yes in the comments, and I'll do a bonus. Like I'll just do a bonus theme with you. एक international business आपके साथ मैं अभी cover करने वाला हूँ. Awesome, 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 folks. So अब हम चलते हैं towards the final part. एक international business को cover करेंगे, and international business इसको cover करें. That is the Brookfield Corporation. तो पर्शिंग स्क्वायर बिल एक्मैन का जो फंड है इज द लार्जेस्ट, उनकी जो होल्डिंग है आज ब्रुकफील्ड कॉर्पोरेशन है. एंड व्हाट डज ब्रुकफील्ड कॉर्प डू, पहले तो हम ये समझते हैं. तो यहाँ आइडिया मैंने कैसे सोर्स करा है इनके लेटेस्ट इन्वेस्टिंग लेटर से. तो मैं आपको बस सिखा रहा हूँ कि स्टॉक स्क्रीनिंग कैसे हुई, कि इन्वेस्टिंग लेटर देखा उनका ब्रुकफील्ड कॉर्प का इंटरनेशनली, एंड वहाँ से आइडिया सोर्स हुआ. सेकेंड चीज़ क्या है कि कंपनी लार्जेस्ट ऑपरेटर ऑफ और ओनर ऑपरेटर ऑफ इंफ्रा एसेट्स इन द वर्ल्ड है. Basically they operate infra assets and they take a rental out of it, and it's like an asset management company for infra assets, right? So they established first private infrastructure fund in 2009. They also acquired Oaktree, जो हार्वर्ड मार्क्स की कंपनी है, उनको acquire करा 2019 में, एंड 2022 में ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट को लिस्ट कराया. 1899 में कंपनी फाउंड हुई थी और आज $1 ट्रिलियन के एसेट अंडर मैनेजमेंट है. Then it operates over 140 data centers, 840 megawatt of capacity, which is just shy of 1 gigawatt. ग्रीन पावर का लार्जेस्ट कॉर्पोरेट प्रोवाइडर ऑफ ग्रीन पावर टेक्नोलॉजी टू कंपनीज है. एंड माइक्रोसॉफ्ट का भी लार्जेस्ट जो डील टाइप है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डील साइन अप फॉर ग्रीन पावर सोर्सिंग इज विद ब्रुकफील्ड कॉर्पोरेशन. Science, like apart from this, company has 60 properties for life sciences and lab space, again which is given out for rent. तो एसेट ऑपरेटर है. नाउ बाय नेक्स्ट 5 years कंपनी क्या टारगेट कर रही है? $2 ट्रिलियन ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो भी $1 ट्रिलियन है. तो 15% ग्रोथ इन द एसेट अंडर मैनेजमेंट एंड फी रिलेटेड अर्निंग्स ऑफ $5 बिलियन. कंपनी का भी क्या चीज़ है कि कंपनी ना आज डिस्काउंट पे ट्रेड करती है. तो आई थिंक आज शेयर प्राइस इनका $61 पर यूनिट है, जो कंपनी के हिसाब से, जो कंपनी के सारे एसेट्स को अगर वो देखें पर शेयर कितने पे है, $93 पर यूनिट पे. एंड दैट एसेट इट सेल्फ शुड गो टू $186 पर यूनिट इन नेक्स्ट 5 years, राइट. तो आज शेयर प्राइस $61 के. एंड ऑल्सो द कंपनी डज अ लॉट ऑफ, गिव्स अ लॉट ऑफ डिविडेंड्स एंड डज अ लॉट ऑफ शेयर बायबैक्स. बट आज स्टॉक डिस्काउंट पे क्यों है? सिंपल रीजन, बिकॉज इतना इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप नहीं है स्टॉक का. एंड साथ साथ इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द ग्लोबल स्टॉक इंडिसेस एट द मोमेंट, बिकॉज कनेडियन कंपनी है. तो व्हाट द कंपनी इज डूइंग नाउ, द कंपनी इज सॉर्ट ऑफ एड्रेसिंग दीज थिंग्स. तो कंपनी ने अपना ऑफिस कनाडा से न्यूयॉर्क में शिफ्ट कर लिया है. एंड राइट, उसके साथ साथ तो इन्होंने अपने जो प्राइवेटली हेल्ड शेयर्स हैं उनको पब्लिक एंटिटी के साथ एक्सचेंज कर लिए, ताकि पब्लिकली लिस्टेड हो सब कुछ. एंड देन जो ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट का जो मार्केट कैप है, इट विल रिफ्लेक्ट 100% ऑफ ऑल द एसेट्स दैट आर देयर इन ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट. तो देयर इज अ वेरी की कैटलिस्ट ओवर है. तो 2024 के अंदर आप देखते हैं तो इनके बेसिकली, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जो फंड्स ये ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे AUM है, तो अभी 514 बिलियन का है, जो दे आर टारगेटिंग 1.1 ट्रिलियन का हो जाएगा. टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन के लेके जाना चाहते हैं. And they are also done a tie-up with Microsoft as well, just as an example, to deliver over 10.5 gigawatts of renewable energy capacity between 2026 to 2030. Right. So again, this is also indirectly operating into this power sector theme, asset ownership theme, infra theme. And currently their NAV per share is $94 के आसपास, अगर आप यहाँ चेक करेंगे. And this is likely to compound at like your 15% CAGR if they achieve what they're saying. Because see, last year also it was $82 and it has gone up by almost 15%. But they are very key catalyst for NAV to like for the share price to reflect their NAV. This is why Bill Ackman की one of the largest holding आज की डेट में, one of the largest क्या, the largest holding is Brookfield Corp, which is 13% of his portfolio. तो मेरे को इंटरनेशनल केस स्टडीज करा के बहुत मजा आता है, बिकॉज हमें लगता है कि हम एक डिफरेंट पार्ट ऑफ द मार्केट सीख रहे हैं. एंड टुडे आई थिंक द स्टॉक प्राइस इज एट $61. तो क्लियरली NAV से ऑलमोस्ट डिस्काउंट पे है, ऑलमोस्ट आई थिंक देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 35 to 40% टाइप्स, एंड NAV itself is compounding at 15% types. Right, so hopefully you love this case study, and I think just let me know in the comments if you love this case study. And इनके लेटर में लिखा था the company is at 15 times normalized earnings as per their opinion. इनके लेटर में ही था ये. And so you can read that independently. Did you love this case study? हमने एक international case study डाली. Do drop a hell yes in the comments and make sure that you smash the like button if you love these case studies that we do. Now finally coming towards the end. तो end में I'll just want to show you
कि लाइक तो यहाँ पे हम लोगों ने आपके लिए एक फाइनेंशियल शीट्स बिल्ड करी है जो आप सब देख सकते हैं, राइट। सो जस्ट सेकेंड, sorry, just a second, right? Yeah, just over it. तो Sunday video learnings, right? So you can just like, तो जो अगर पावर सेक्टर में फास्टेस्ट ग्रोथ कहाँ आ रही है तो आप ये देख सकते हैं। हेल्थ केयर में फास्टेस्ट ग्रोथ कहाँ आ रही है तो वी हैव बिल्ड दिस शीट फॉर यू। फार्मा में भी सिमिलर हमने करा है। वाटर सेक्टर में भी हमने आपके लिए सेम कर रखा है कि वाटर सेक्टर में आई थिंक एक और भी अभी रिसेंटली कंपनी लिस्ट हुई है, आई थिंक दैट आई विल कवर सेपरेटली। बट राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस वाटर सेक्टर में फास्टेस्ट ग्रोथ कौन सी कंपनी में आ रही है वो आप यहाँ देख सकते हैं। वैल्यू रिटेल में फास्टेस्ट ग्रोथ कहाँ आ रही है तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन चेक। फाइनली ज्वेलरी रिटेल में विच कंपनीज आर ग्रोइंग their sales at the fastest pace. So this is a sheet that we have built for you and will share this sheet in the comments with all of you. So you can independently track कि कौन से business में fastest growth आ रही है. And before going forward, if you wish to subscribe for the SOIC membership, you can do it from learn.soic.in. तो SOIC membership में हमें बहुत चीज़ आपको सिखाते हैं। क्या क्या सिखाते हैं? We teach you from financial literacy to fundamental analysis to how to value a company to when to buy, held and sell using technicals and how to screen and filter epic stocks, साथ साथ becoming a sectoral expert. फिर हम डिफरेंट डिफरेंट इंडिया सुपर इन्वेस्टर्स के साथ कॉन्वर्जेशंस भी करते हैं। तो यू कैन यूज अ कूपन कोड SOIC bonus 10 for 1 year or 3 years. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स विल डू कि हम SOIC ट्राइब मेंबर्स के साथ SOIC संडे लीग भी कराने लगे हैं जनवरी में, जहाँ पे ट्राइब मेंबर्स ही आके डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस को डिस्कस करते हैं एंड वी क्रिएट 20 टीम्स, राइट। सो दैट इज समथिंग दैट विल बी डूइंग इन द मंथ ऑफ जनवरी, राइट। सो टुडे वील सी यू इन द सेशन ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, जहाँ पे हमारी क्लास 2 है आज। तो स्टूडेंट्स को हम वहाँ पे मिलते हैं। होपफुली यू लव दिस वीडियो and if you've not subscribed to the channel, make sure you've subscribed and hopefully we keep adding value to your investing journey. पर जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि नेक्स्ट वीडियो हमारी कौन सी चीज़ पे होनी चाहिए। वाटर प्योरीफाइंग थीम में करें, यूरेका फोर्ब्स के ऊपर हम पूरा वीडियो बनाएं। सेकंड क्वेश्चन है कि यहाँ आपको लैब ग्रोन डायमंड्स के ऊपर वीडियो चाहिए। यहाँ लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ आपको डेटा सेंटर की और एक डिटेल्ड स्टैंड लोन इंडस्ट्री एनालिसिस चाहिए। दीज आर द 3 टॉपिक्स दैट आई एम आस्किंग कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। Thank you so much for watching this analysis. I have a class at 1:30, so I'll be just getting ready for that. Thank you so much for watching this video. Hopefully you love this and just have a great Sunday ahead. Thank you so much, folks. Have a great Sunday. Jai Hind. Jai Hind.